सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट ईयू, यूरोपियन यूनियन जिसको कहते हैं, यूरोपीय संघ जिसको कहते हैं। यूरोपीय संघ जो है वो यूरोप का एक संगठन है और ये एक ऐसा संगठन है जिसको परिभाषित करना बहुत ही मुश्किल है। अब हमारे जहन में प्रश्न आता है कि क्या यह एक राज्य है, जब बहुत से राज्यों का एक संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। किस प्रकार की, अगर ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है तो किस प्रकार की संस्था है? तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो यूरोपियन संघ है उसका आंतरिक ढांचा कैसा है और उसका बाहरी ढांचा कैसा है, यानी कि आंतरिक रूप से वो कैसा है और बाहरी रूप से वह दूसरी दुनिया के देशों के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। यूरोपियन संघ की यदि हम बात करें तो अपने जन्म से लेकर आज के फेज़ तक इसका निरंतर एक एवोल्यूशन हुआ। जैसे कि एक बच्चा होता है, धीरे धीरे वो इवॉल्व होता है, वैसे ही यूरोपियन संघ का भी एक एवोल्यूशन हुआ, एक विकास हुआ। तो 1952 में इसको यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी कहा जाता था, 1952 में इस नाम से बना था। उसके बाद यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल 1957 में ये बन जाता है। फिर यूरोपियन कमीशन 1967 में बन जाता है और फिर लास्ट में यूरोपियन यूनियन के नाम से 1993 में 1993 में, जिसको ट्रीटी ऑफ यूरोपियन यूनियन कहा जाता है, बन जाता है। सो देयर आर मल्टीपल फेसेस, बहुत सारे फेसेस हैं यूरोपियन संघ के। शुरू में जब ये स्टार्ट हुआ था तो इसमें सिर्फ 6 कंट्रीज़ थी यूरोप की, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, लग्जमबर्ग। और आज के टाइम में यदि आप लगभग देश देखेंगे तो अराउंड 26 देश पाए जाते हैं। इसमें ब्रिटेन भी शामिल था। ब्रिटेन के द्वारा ब्रेग्जिट किया गया, यानी कि ब्रिटेन के द्वारा इससे एग्जिट कर दिया गया, इसलिए अब ब्रिटेन इसका मेंबर नहीं है। ब्रिटेन का मतलब इंग्लैंड। यूरोपियन यूनियन का मतलब यह है कि जो राज्य हैं यूरोप के जिनके पास प्रभुसत्ता थी, उन्होंने अपनी जो डिसीजन मेकिंग थी कुछ मामलों में यूरोपियन संघ को दे दी कि हमारे लिए जो डिसीजन है वो आप लेंगे, हम कुछ मामलों में अपने लिए डिसीजन नहीं लेंगे, इसके लिए एक संगठन पूरा का पूरा डिसीजन लेगा। तो अपने शुरू के काल में यूरोपियन यूनियन, जब यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल, यूरोपियन कमीशन के नाम से इसको जाना जाता था, उस दौरान ये कन्फेडरेशन था, परिसंघ था। यूरोपियन यूनियन का मतलब यूरोप के देशों का संगठन। तो परिसंघ, शुरू में इसको परिसंघ कहा जाता था, आज के टाइम में भी आप परिसंघ ही कहेंगे। सो ये परिसंघ ऐसा था, परिसंघ का मतलब जैसे आपने संघ के बारे में पढ़ा है कि जहाँ पर 2 प्रकार की सरकारें पाई जाती हैं, एक क्षेत्रीय सरकार और एक केंद्र की सरकार। तो क्षेत्रीय सरकारें कौन सी थी यूरोपियन संघ के मामले में? नॉर्वे, स्वीडन एक देश था, इसकी सरकार को हम एक क्षेत्रीय इकाई कह सकते हैं। इंग्लैंड को कह सकते हैं, जर्मनी को कह सकते हैं, पोलैंड को कह सकते हैं, फ्रांस को कह सकते हैं, इटली को कह सकते हैं। सो दीज कंट्रीज़ आर क्षेत्रीय। और इसमें जो केंद्र था, जहाँ पर इन देशों से लोग एक जगह पे बैठते थे, डिसीजन मेकिंग करते थे पूरे यूरोप के लिए, इन देशों से जो लोग जाते थे उनके पास जो शक्तियाँ थी वो सीमित थी। जो केंद्र था यूरोपियन यूनियन का, यूरोपियन संघ का, वो कमज़ोर था। ठीक है, तो शुरू के टाइम में यूरोपियन यूनियन का जो केंद्र था वो कमज़ोर था। समय बीतने के साथ 1993 में जैसे ही ये यूरोपियन यूनियन बनता है तो इसकी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। तो शुरू में ये जो कंट्रीज़ थी दे वर रिलक्टेंट, ये इतनी इच्छुक नहीं थी कि अपनी शक्तियाँ ट्रांसफ़र कर दें यूरोपियन संघ को और ये कह दें कि अब यूरोपियन संघ हमारे लिए डिसीजन लेगा, क्योंकि अल्टीमेटली दे हैव द सोवरेनिटी, उनके पास प्रभुसत्ता है। ठीक है, तो दे वर नॉट रेडी टू लीव देयर पावर्स, अपनी शक्तियाँ संघ को देने के लिए तैयार नहीं थे। बट समय बीतने के साथ जो यूरोपियन संघ था वह मजबूत होता गया, उसकी शक्तियों में इजाफा होता गया, जिसका मतलब ये है कि अब जो डिसीजन मेकिंग है, जो निर्णय लेने के लिए जो शक्ति दी गई इन क्षेत्रीय इकाइयों के द्वारा, वो केंद्र को दे दी गई, यूरोपियन संघ को दे दी गई। और यूरोपियन संघ के कुछ एलिमेंट्स हैं, द काउंसिल, द यूरोपियन काउंसिल, द यूरोपियन कमीशन, द यूरोपियन पार्लियामेंट, द यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस, द यूरोपियन सेंट्रल बैंक।
सबसे पहले आती है दी काउंसिल। दी काउंसिल को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहा जाता है, मंत्रियों की परिषद इसको कहा जाता है, और इसके द्वारा यूरोपियन संघ के लिए निर्णय लिए जाते हैं, डिसीजन लिए जाते हैं। दी काउंसिल में यूरोपियन यूनियन के जो स्थायी देश हैं उसके मिनिस्टर आते हैं, उसके मंत्री इसमें आते हैं, और वह अपनी सरकारों के लिए जिम्मेदार हैं। दी काउंसिल का जो अध्यक्ष बनता है वो 6 मंथ के लिए बनता है, 6 मंथ के लिए बनता है, और वो वाला देश बनता है जिसमें ये मीटिंग्स बुलाई जा रही है। दी काउंसिल में 2 प्रकार से डिसीजन लिए जाते हैं, एक को बोलते हैं क्वालिफाइड मेजॉरिटी और एक होती है सिंपल मेजॉरिटी, और इसके अलावा बहुत सारे डिसीजन यूनानिमस एग्रीमेंट से भी लिए जाते हैं। तो 3 प्रकार से डिसीजन लिए जाते हैं। सबसे पहले मैं यूनानिमस एग्रीमेंट की बात कर लूँ। यूनानिमस एग्रीमेंट का मतलब है सर्वसहमति से। दी काउंसिल में सर्वसहमति का मतलब ये है कि स्थायी के स्थायी देशों का राजी होना जरूरी है, उसको बोलते हैं सर्वसहमति, यूनानिमस। दूसरा है क्वालिफाइड मेजॉरिटी। क्वालिफाइड मेजॉरिटी में रखा गया है कि 65% पॉपुलेशन एंड 50% देशों का राजी होना जरूरी है। तीसरी आती है सिंपल मेजॉरिटी। एक एग्जांपल से समझते हैं। तो देयर आर 27 कंट्रीज इन यूरोपियन यूनियन। मान लीजिए कि किसी निर्णय को पास होना है, तो जब हम सर्वसहमति वाला फॉर्मूला अपनाते हैं जिसको यूनानिमस डिसीजन कहते हैं, उसका मतलब ये है कि एक एक देश का राजी होना जरूरी है। अगर इनमें से किसी एक देश के द्वारा मना किया जाता है तो वो डिसीजन पारित नहीं होगा। दूसरा आता है क्वालिफाइड मेजॉरिटी। क्वालिफाइड मेजॉरिटी का मतलब ये है, इसमें 2 तरीके आते हैं। स्थायी देशों में से कम 14 देश राजी होने चाहिए, आधे देश राजी होने चाहिए किसी डिसीजन के लिए, इसको क्वालिफाइड मेजॉरिटी बोलते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि जितनी टोटल पॉपुलेशन इन देशों की है, उन सारी पॉपुलेशन का 65% जो कंट्री 65% जो लोग हैं वहाँ भी राजी होने चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए 14 देश आ भी जाते हैं और पूरे यूरोप की 65% पॉपुलेशन वो इनकॉर्पोरेट नहीं करते हैं, देन वो डिसीजन पारित नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ छोटी कंट्रियां भी यूरोपियन यूनियन में पाई जाती है, जैसे कि फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया। सो दीज आर दी कंट्रीज़, इटली, जर्मनी, पोलैंड। अगर मान लीजिए 15 कंट्रीज़ भी हो जाती हैं और वो कहती है कि इस डिसीजन को पारित हो जाना चाहिए, पर अगर ये 15 कंट्रीज़ के अंदर 100% पॉपुलेशन में से 65% पॉपुलेशन नहीं है, दैट मीन्स वो डिसीजन पारित नहीं होगा। तो आधी कंट्रीज़ होनी चाहिए, उसी के साथ पूरी पॉपुलेशन भी होनी चाहिए। दोनों पॉइंट्स को कंसिडरेशन में रखा जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? क्वालिफाइड मेजॉरिटी। एक होती है सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब ये है कि किसी डिसीजन को पारित होने के लिए कम से कम आधे राज्य मान जाएंगे तो हो जाएगा पारित हो, तो उसको सिंपल मेजॉरिटी बोलते हैं। तो दी काउंसिल के द्वारा 3 फॉर्मूले अपनाए जाते हैं किसी निर्णय को लेने के लिए। 1986 तक जो निर्णय लिए जाते थे वो सर्वसहमति से लिए जाते थे। सर्वसहमति का मतलब ये है कि सभी देशों का राजी होना जरूरी है। बट 1986 में द सिंगल यूरोपियन एक्ट लाया गया, जिसका मकसद था पूरे यूरोप को एक कॉमन मार्केट बना देना, एक सामान्य बाज़ार बना देना, जहाँ पर सभी देश आपस में व्यापार करेंगे, बिना कोशिश करेंगे कि टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स ख़त्म कर देंगे। इसमें नेशनल बीटोस ख़त्म करी गई। जो काउंसिल थी जिसमें सर्वसहमति से डिसीजन लिया जाता था, नेशनल बीटो का मतलब है कि कोई भी देश मना कर सकता था, ठीक है। जब किसी देश के द्वारा मना किया जाता था तो उसको कैंसिल समझा जाता था। बट 1986 में ये जो बीटो थी वो ख़त्म कर दी गई, और 1993 में जो ट्रीटी ऑफ यूरोपियन यूनियन आई थी, मास्ट्रिक्ट ट्रीटी इसको कहा जाता है, इसके द्वारा भी जो नेशनल बीटोस थी उनको ख़त्म कर दिया गया और इसके स्थान पर क्वालिफाइड बीटो लाई गई थी। बीटो का मतलब है कि जब कोई डिसीजन पारित होता है, जब किसी देश को बीटो मिलती है, तो इसका मतलब ये है कि अगर स्थायी देशों में से एक देश भी मना करता है तो उसको बीटो बोलते हैं। और जब उसने मना कर दिया तो मना है, मतलब अगर 26 देश राजी भी हैं और एक देश मना भी कर रहा है तो दैट मीन्स बीटो का मतलब ये है कि उसके एक के कहने पर भी वो डिसीजन कैंसिल हो सकता है, उसको बीटो बोलते हैं। तो 1986 से पहले
यूनानिमस डिसीजन लिया जाता था, सभी देशों का राजी होना जरूरी था। बट 1986 में क्वालिफाइड मेजॉरिटी वोटिंग चलाई गई। क्वालिफाइड मेजॉरिटी वोटिंग का मतलब है कम से कम आधे देश सहमत होने चाहिए और पूरे यूरोप की जो पॉपुलेशन है, पूरे यूरोप की जो जनसंख्या है उसका 65% राजी होना चाहिए, यानी कि उतने देश उसमें शामिल होने चाहिए जिनकी पॉपुलेशन 65% है। जैसे कि मान लीजिए कि 15 देशों को मिलाकर अगर 65% पूरे यूरोप की पॉपुलेशन नहीं बन रही है तो वो डिसीजन पारित नहीं होगा। तो केवल आधे राज्यों के द्वारा किसी डिसीजन को पारित करना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ वो कितनी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये भी ज़रूरी है। तो जब क्वालिफाइड मेजॉरिटी वोटिंग चलाई गई तो अब जो राज्यों की जो सोवरेनिटी थी, जो प्रभुसत्ता थी, उसके ऊपर थोड़ा चेक लगता है। जिसका मतलब ये है कि अगर 27 देशों में से 20 देश किसी डिसीजन के लिए राजी हो जाते हैं तो वो डिसीजन सभी 27 देशों को मानना पड़ेगा। तो इससे प्रभुसत्ता के ऊपर नियंत्रण लग रहा है देशों के। जैसे मान लीजिए कि इंग्लैंड किसी डिसीजन से इत्तेफाक नहीं रखता है और 20 देशों के द्वारा वो पारित कर दिया गया है, जो 50% पॉपुलेशन को भी 65% पॉपुलेशन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और 50% राज्यों को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इंग्लैंड की कोई हिम्मत नहीं है कि वह उनके डिसीजन को मानने से मना कर दे, तो उनको वो डिसीजन मानना पड़ेगा। तो क्वालिफाइड मेजॉरिटी वोटिंग के तहत जो राज्यों की प्रभुसत्ता थी उसके ऊपर भी चेक लगता है और ज़्यादा शक्तियाँ EU के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है, यूरोपियन संघ के पास ज़्यादा शक्तियाँ आ जाती हैं। इससे पहले जो डिसीजन लिए जा रहे थे उसके तहत यदि कोई डिसीजन लिया जाता है तो कोई भी देश मना कर सकता है, तब ये ज़रूरत नहीं है 50% राज्य और 65% पॉपुलेशन। तो क्वालिफाइड मेजॉरिटी वोटिंग जैसे ही लाई जाती है तो राज्यों की प्रभुसत्ता के ऊपर थोड़ा प्रतिबंध लगता है और यूरोपियन संघ की जो शक्तियाँ थी वो बढ़ जाती हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कि जो यूरोपियन संघ के द्वारा जो डिसीजन लिए जाते हैं वो उसके सभी मेंबर्स के ऊपर लागू होते हैं, तो सभी को मानना पड़ेगा। यदि कोई यूरोपियन संघ का देश बोलता है कि वो किसी डिसीजन को नहीं मानना चाहता है तो उसको यूरोपियन संघ की सदस्यता से त्याग देना पड़ेगा। तो ऐसा इंग्लैंड के द्वारा किया गया था। ब्रेग्जिट, जिसको ब्रिटेन एग्जिट बोलते हैं, उन्होंने एग्जिट कर दिया। उन्होंने बोला कि जो यूरोपियन संघ के द्वारा जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो हमारी प्रभुसत्ता के ऊपर एक खतरा है और हमारी इंडिपेंडेंस को चैलेंज करते हैं। हम इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से अपने डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। सो दैट इज़ वाई ब्रिटेन के द्वारा एग्जिट किया गया था, जिसको ब्रेग्जिट कहा जाता है। तो यूरोपियन संघ जो है वह एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो बाकी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से थोड़ा सा डिफ़र करती है। कैसे डिफ़र करती है? बाकी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में जो निर्णय लिए जाते हैं वो किसी देश के द्वारा दे हैव द ऑप्शन, उनके पास एक ऑप्शन होता है कि क्या उनको वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। परंतु यूरोपियन संघ के जो मेंबर्स हैं उनको एक्सेप्ट करने ही पड़ेंगे कोई भी जो क्वालिफाइड मेजॉरिटी वोटिंग के द्वारा डिसीजन लिया जाता है। तो इसमें किसी देश के कानून नहीं चलेंगे बल्कि यूरोपियन संघ के कानून चलेंगे। और यदि कोई विवाद हो जाता है तो उस मामले को यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके जाया जा सकता है। यूरोपियन संघ का एक एलिमेंट यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस है। जैसे कि हमारे देश में एक न्यायपालिका है, वैसे ही 27 के 27 देशों की एक न्यायपालिका है। कोई भी मामला लग्जमबर्ग में इसका मुख्यालय पाया जाता है। तो यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस, यदि यूरोपियन संघ के द्वारा कोई कानून बना दिया गया है जिसको किसी राज्य के द्वारा, जो मेंबर है यूरोपियन संघ का, उसके द्वारा चैलेंज किया जाता है तो उस मामले को यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके जाया जा सकता है। तो यूरोप की एक न्यायपालिका है, 27 देशों की एक न्यायपालिका है, जिसमें 27 जजेस होते हैं जो कि 27 देशों से ही आते हैं, एक एक जज हर देश से। इसके अलावा 8 एडवोकेट जनरल्स होते हैं जिनके द्वारा कोर्ट को एडवाइस किया जाता है। यूरोपियन संघ के कानून किसी राष्ट्रीय कानून से ऊपर हैं, तो ये निर्णय लिए जाते हैं यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा कोई विवाद हो जाता है तो। इसके अलावा यूरोपियन पार्लियामेंट भी है एक एलिमेंट। यूरोप की एक पार्लियामेंट है जिसके मेंबर्स हैं 751। जिस तरीके से एक देश की संसद होती है वैसे ही पूरे यूरोप की एक पार्लियामेंट है जिसके 751 सदस्य चुन के आते हैं 5 सालों के लिए। तो ये जो मेंबर्स हैं ये अपने राजनीतिक ग्रुप्स के हिसाब से बैठते हैं, ठीक है। सो मान लीजिए कि यूरोपियन संसद के लिए कोई व्यक्ति अगर चुनाव लड़ रहा है तो वो किसी राष्ट्रीय स्तर पे चुनाव नहीं लड़ेगा, उसका सिंबल अलग होगा, उसकी पार्टी अलग होगी। और जब वह यूरोप की संसद के अंदर जाएगा तो वो ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं इस देश का नागरिक हूँ, वो बोलेगा कि मैं इस ग्रुप का मेंबर हूँ।
तो वो अपने ग्रुप के साथ बैठेगा जिसके सिंबल से उसने चुनाव लड़ा है। यूरोपियन संसद के द्वारा यूरोप का जो बजट पेश किया जा रहा है उसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो कुल मिला के जो बजट है, जो एक लेजिस्लेचर के काम होते हैं, वैसे ही इसके भी काम है। इसके अलावा यूरोपियन जो संसद है इसके द्वारा बहुत सारी स्क्रूटनाइजिंग भी करी जाती है। जब यूरोपियन संघ चलना शुरू हुआ था तो उस समय मार्गरेट थैचर एंड फ्रांस के चार्ल्स डी गोली के द्वारा कहा गया था कि एक ऐसा परिसंघ बनाया जाएगा जो कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स का परिसंघ होगा और इसका मकसद होगा पूरे यूरोप को यूनाइट करना, पूरे यूरोप का एकीकरण करना। हालांकि जिस एकीकरण की उन्होंने बात करी थी वो तो रियलाइजेशन नहीं हो पाई है, परंतु ऐसा भी नहीं है कि जो यूरोपियन संघ है वो बिल्कुल ही वीक है, इसके पास बहुत सारी पावर्स आ जाती है। तो यूरोपियन संघ की बहुत सारी पावर्स हैं। 2004 में एक प्रयास किया गया था कि यूरोपियन संघ का एक अपना संविधान हो जो कि पूरे देशों के ऊपर कानून बनाएगा और उन सभी देशों के ऊपर एक समान रूप से लागू होंगे। बट इसके ऊपर नीदरलैंड और फ्रांस में रेफरेंडम हो जाता है 2005 में। अब नीदरलैंड और फ्रांस जब नहीं मानते हैं तो ये वाला जो डिसीजन था वो पारित नहीं हो पाता है। तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन इनके पास नहीं है। यूरोपियन संघ और पूरी दुनिया, तो यूरोपियन संघ जो है वो मुख्य रूप से आर्थिक संगठन के रूप में लिया जाता है, इसको एक राजनीतिक संगठन के रूप में नहीं लिया जाता। जिसका मतलब ये है कि जो यूरोपियन संघ है वो पूरे यूरोप के देशों की आर्थिक नीतियों के मामले में तो डिसीजन लेता है, परंतु उनके राजनीतिक मामलों में डिसीजन नहीं लेता। जिसका मतलब है कि किसी देश की फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी, उसकी डिफेंस पॉलिसी कैसी होगी, उसका निर्णय यूरोपीय संघ के द्वारा नहीं लिया जाता। केवल वहाँ के जो आर्थिक डिसीजन है उसके बारे में उसके द्वारा निर्णय लिया जाता है। हालांकि प्रयास किए गए, परंतु उन प्रयासों में यूरोपियन संघ नाकामयाब रहता है, क्योंकि कुछ देशों के द्वारा ये देखा गया कि ये उनकी प्रभुसत्ता के ऊपर चैलेंज है। तो दैट इज़ वाई उन्होंने इस प्रकार के इनिशिएटिव का विरोध किया। इसके अलावा यूरोप के कॉन्टिनेंट में नेटो का भी काफ़ी प्रभाव है। तो नेटो के प्रभाव होने के साथ ही यूरोपियन संघ के द्वारा ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया जो उनकी डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी के लिए भी यूरोपियन संघ को कुछ शक्तियां देता है। तो केवल आर्थिक मामलों में ही डिसीजन लेने की शक्तियां देता है। और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यूरोपियन संघ की अपनी कोई आर्मी नहीं है। ठीक है, दूसरे देश में अगर यूरोपियन संघ बोलता है कि हम सभी की एक फॉरेन पॉलिसी होगी, हम सभी की डिफेंस पॉलिसी एक जैसी होगी, तो उसके लिए उनके पास कोई आर्मी नहीं है कि किसी दूसरे देश के साथ कैसे लड़ना है। तो राजनीतिक पॉलिटिकल फ्रंट पे यूरोपियन संघ कमज़ोर है और आर्थिक फ्रंट पे ताकतवर है। इसके अलावा इसका एक एलिमेंट है यूरोपियन सेंट्रल बैंक, जो फ्रैंकफर्ट जर्मनी में पाया जाता है, केंद्रीय बैंक, जिसका मकसद है कि देयर मस्ट हैव सिंगल करेंसी, एक करेंसी होनी चाहिए, एक प्रकार की मुद्रा सभी देशों में होनी चाहिए, जिसको यूरो कहते हैं, कि सभी देशों में एक प्रकार के नोट्स होने चाहिए, करेंसी जिसको बोलते हैं। जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है इसके द्वारा यूरो की परचेजिंग पावर को मेंटेन करके रखा जाता है और यूरो जो मुद्रा है उसकी स्टेबिलिटी को तय किया जाता है। यूरो जोन में 16 कंट्री आती हैं। यूरो जो थी वो 1999 में शुरू करी गई थी। यूरो का मतलब यह है कि एक ऐसा नोट जो पूरे यूरोपियन देशों में चल सकता है। ठीक है, जैसे कि हम 100 रुपये का नोट हिमाचल में भी चला सकते हैं, पंजाब में भी चला सकते हैं। लाइकवाइज कि यूरो एक ऐसी करेंसी होगी जो ना केवल एक देश यानी कि पूरे देशों में होगी, कि अगर कोई व्यक्ति इंग्लैंड का जर्मनी में जाता है तो वो यूरो से लेन देन कर सकता है, और फिर वो जर्मनी में जाता है तो वहाँ से लेन देन कर सकता है। तो ये जो करेंसी थी 1999 में शुरू करी गई थी और 2002 में ये वर्क करना शुरू कर देती है। और इसमें केवल 16 देश शामिल है और बाकी देशों ने मना कर दिया कि हम इसमें शामिल नहीं होना चाहते, कि हम अपनी नेशनल करेंसी को ही तवज्जो देंगे। तो सभी देश तो इसमें शामिल नहीं हो पाए। तो यूरो एक करेंसी है जिसकी देख रेख यूरोपियन सेंट्रल बैंक के द्वारा करी जाती है। यूरोपियन संघ जो है वह यूरोप के देशों का एक संघ है जो एक उभरता हुआ केंद्र माना जाता है 1990 के बाद। और दूसरे देश भी कोशिश करते हैं कि यूरोपियन संघ के साथ अच्छे संबंध बनाए जाएं। यदि आप G20 की बात करें तो इसमें 19 देश शामिल हैं और एक यूरोपियन संघ शामिल है। तो यूरोपियन संघ का मतलब ये है कि
कम से कम 26 देश, आई थिंक अब 26 देश रह गए, क्योंकि 27वां जो देश था ब्रिटेन, उसके द्वारा एग्ज़िट कर दिया गया था, ब्रेक्जिट जिसको बोलते हैं। अब ब्रिटेन ने कहा कि हम अपने जो आर्थिक डिसीजन है वो भी खुद ही लेंगे, क्योंकि ब्रिटेन के द्वारा माना गया कि जब हम यूरोपियन संघ के सदस्य हैं तो उसमें बहुत सारे छोटे सदस्य भी हैं, छोटे देश भी हैं जिनकी अपनी पॉपुलेशन कम है, उनकी अर्थव्यवस्थाएं उतनी मजबूत नहीं है, और ब्रिटेन को लगा कि उनकी अर्थव्यवस्था को ओपन करने का फ़ायदा बाकी देश यूरोपियन संघ के अपना रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि अब मैं इसका सदस्य नहीं रहूँगा। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि 27 अगर कोई व्यक्ति है, उनमें से यदि एक व्यक्ति को लगता है कि इन 26 लोगों के साथ रहने से मेरा नुकसान हो रहा है, तो वो उससे अपने आप को अलग कर लेगा। मोनेटरली नुकसान हो रहा है, तो कहीं पे वो 27 लोग जा रहे हैं तो वही एक 27वां जो व्यक्ति है वो सारे के सारे खर्चे कर रहा है, मेजॉरिटी ऑफ द खर्चे, तो 27वां व्यक्ति देखेगा कि इनके साथ तो मुझे नुकसान है। सो ऐसा ही कुछ ब्रिटेन के द्वारा सोचा गया और इसको एग्ज़िट कर दिया गया, और ये एक आर्थिक शक्ति के रूप में हमें देखने को मिलता है। यूरोपियन संघ हम इस हद तक भी समझ सकते हैं कि इसने यूरोप को कंसोलिडेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, कि जो यूरोप आपस में लड़ता था, अब उस यूरोप के द्वारा अपना आर्थिक विकास एक समान रूप से किया जाएगा। जब यूरोप के देशों के द्वारा एक सामान्य करेंसी अडॉप्ट करी जाती है, तो उसमें भी हम पाते हैं कि उनकी जो आपसी मतभेद है वो कम होते हैं। जब सभी देश एक दूसरे के बारे में डिसीजन लेते हैं, एक संघ के द्वारा डिसीजन लिया जाता है, यूरोप के द्वारा डिसीजन लिया जाता है, तब उनके देशों में एक दूसरे को समझने की भी एक फीलिंग आती है। सो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यूरोप को इंटीग्रेट करने में, कंसोलिडेट करने में यूरोपियन यूनियन की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। एंड इन द 21st सेंचुरी जो यूरोपियन यूनियन है ये एक उभरता हुआ केंद्र है, और कोई भी देश इसको अवॉइड नहीं कर सकता, जैसे कि इंडिया भी इसको अवॉइड नहीं कर सकता। इंडिया भी कोशिश करता है कि यूरोपियन संघ के साथ अच्छे रिलेशन बनाए जाए। G20 जो है उसमें भी यूरोपियन संघ को एक मेंबर रखा गया है, तो बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जिसमें यूरोपियन संघ को आमंत्रित किया जाता है एज ए मेंबर, क्योंकि इसमें बहुत सारे देश शामिल हैं। सो इसकी बहुत सारी डिटेल्स है, बट अभी के लेवल पे आई थिंक इतना ही काफ़ी है। हम ये लिख सकते हैं कि यूरोपियन संघ जो है वह उभरता हुआ केंद्र है। थैंक यू।